नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी ये मैगज़ीन आ चुकी है। आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम से पहले ये मैगज़ीन आती है और करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने पूरे साल करंट अफेयर्स की पढ़ाई की होती है, तो उसके शॉर्ट रिवीजन में ये मैगज़ीन इम्पॉर्टेंट होती है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारे पढ़ने का तरीका होता है वो करंट को हम जीएस से भी लिंक करते हैं। जहाँ जहाँ से भी वो चीज़ें लिंक हो पाती हैं करने की हम कोशिश करते हैं, और करंट और स्टैटिक पार्ट दोनों को मिला करके हम पढ़ते हैं, ताकि जो स्टैटिक पार्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो आपके करंट वाले टॉपिक से मिल जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में भी हम इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और हाँ, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के बारे में इसमें हमारा पहला टॉपिक है। ये जो अटल, ध्यान रखना, अटल इनोवेशन मिशन, हमारे देश में एक बहुत पहले से ही ये मिशन चल रहा है जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। ये भारत सरकार की ही एक पहल है। पर्पस क्या था अटल इनोवेशन मिशन का? पर्पस था देश में नवाचार एवं उद्यमिता, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी संस्कृति को बढ़ावा देना। किसी भी आज भारत जैसे देश में एक उभरता हुआ आगे हम एक विश्व गुरु के रूप में भारत को देखते हैं, तो इसके लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया था और इसी के तहत सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब इसको भी लॉन्च किया था। अटल टिंकरिंग लैब का मतलब क्या था? लैब नाम से लग रहा है। इस लैब में क्या होंगे? जो हमारे छात्र हैं, स्कूलों में एक वर्क स्पेस बनाया जाएगा जहाँ पर जो यूथ हैं, यंग मतलब युवा हैं, वो अपने विचारों को आकार दे सकते हैं। मतलब लैब से समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इसी क्रम में आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो दूसरा संस्करण है उसका फेज़ 1 को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, जो इसका अटल न्यू इंडिया चैलेंज का ये दूसरा संस्करण है ना, तो इसका जो पहला संस्करण था वो 2018 में ही लॉन्च किया गया था। तो 2022 में इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है और ये फेज़ वाइज चलेगा। तो इसका फर्स्ट फेज़ जो है उसको लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये कुछ नया नहीं है, बल्कि अटल इनोवेशन मिशन का ही एक हिस्सा है, उसी की एक पहल है। क्लियर, यहाँ तक बात सही है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें 5 मंत्रालय जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से मंत्रालय हैं? पहला जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय, तीसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और पांचवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ये 5 मंत्रालय मिलकर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जो है 7 क्षेत्रों में जो चुनौतियां हैं उनको उन पर रिसर्च किया जाएगा। कौन कौन से? जो उभरती हुई हैं, इमर्जिंग है, जैसे कि ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, उनके बारे में। रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये सब क्या है? इमर्जिंग ही है ना। और यहाँ पर देखिए सैनिटेशन टेक्नोलॉजी मतलब स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा यंत्र उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। आज वेस्ट जो है वो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो मैरीन वेस्ट हो, मैरीन पोल्यूशन हो, या फिर आप जो लैंड वाले पोल्यूशन आप देखते हैं, एग्रीकल्चर लास्ट है। तो ये 7 क्षेत्र हैं जिनमें जिन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज में। क्लियर है? देखिए, अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार 8 अप्रैल 2022 को जो हमारी कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दिया है। इस अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य आप देख सकते हैं 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र और 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये है अटल इनोवेशन मिशन के लक्ष्य। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रायसीना डायलॉग के बारे में है। रायसीना संवाद 2022। रायसीना संवाद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए रायसीना क्या है। तो रायसीना हिल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो हमारे अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो मंत्रालय वगैरह है ना, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति भवन है। तो ये जो पूरा आप अगर कभी गए होंगे देखेंगे तो ये थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को रायसीना हिल बोला जाता है। तो इसी से रिलेटेड है ये रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग जो है वो भारत का प्रमुख एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है, भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है।
और इसमें क्या होता है, जो वैश्विक समुदाय है उसके समक्ष जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं उन पर मुद्दों पर बातचीत करना, कुछ निष्कर्ष तक पहुंचना। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तो 6 संस्करण तो हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाला कौन सा था, ये है 7वां संस्करण। ठीक है, 7वां संस्करण। और ये हुआ है इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हैं वो सभी मौजूद थे, क्योंकि जो 2021 वाला संस्करण था वो कोविड की वजह से वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था, और ये वाला कैसे हुआ है, इन पर्सन हुआ है। क्लियर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये कौन है ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये कौन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रायसीना डायलॉग है ये कौन इसका आयोजन कौन करता है, तो ये किया जाता है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और साथ में भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, दोनों मिल करके रायसीना डायलॉग को संचालित करते हैं। थीम क्या रही है इस बार की, तो थीम है टेरा नोवा। वैसे टेरा नोवा का जो मतलब होता है वो एक वर्ड है न्यू अर्थ या न्यू लैंड, उससे बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है टेरा नोवा का इम्पैशन्ड एंड इम्पेरिल्ड, ये इसका केंद्रीय विषय रहा है। और उद्घाटन किसने किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो चीफ गेस्ट रही हैं वो कौन है, मुख्य अतिथि। तो मुख्य अतिथि जो है वो यूरोपियन कमीशन के यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। जैसे कि यूपीपीसीएस 2021 वाले में क्वेश्चन पूछा था ना कि अमेरिका के विदेश मंत्री के बारे में कि वो कौन थे जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन, तो आप उर्सुला केवल याद रखो, उसी से काम बन जाएगा। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर लियन ये चीफ गेस्ट रही हैं रायसीना डायलॉग की। और यहाँ देखिए टेरा नोवा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरी थीम लिखी हुई है। अब ये आप जान गए ना ये कौन है, तो ये हैं यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष। यूरोपियन कमीशन क्या है, तो यूरोपियन कमीशन जो है वो यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका समझ लीजिए, क्योंकि यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है, तो उसी तरीके से इसकी एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो आज केंद्रीय सरकार है उसकी अपनी एक विधायिका है जिसको हम संसद कहते हैं, उसकी एक सरकार है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो उसी तरीके से यूरोपियन कमीशन है जो कि यूरोपियन यूनियन का क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब यूरोपियन कमीशन क्या है, तो यूरोपियन यूनियन, तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं, फिलहाल अभी 27 मेंबर स्टेट्स हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन था या यूनाइटेड किंगडम था वो तो अलग हो चुका है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का मैप दिया गया है। ठीक है, एक नज़र आप देख सकते हैं, बाकी मेंबर स्टेट्स नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें जो रायसीना डायलॉग है इसमें 6 थीमेटिक पिलर्स, यहाँ देखिए 6 विषयगत स्तंभों पर कई प्रारूपों में पैनल चर्चाएं आयोजित की गई। तो इसमें सारे पैनल, यहाँ पर जो स्तंभ है वो नहीं ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, इनको एकदम से आप मिस कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ये नहीं ध्यान रखना। देखिए जब ये रायसीना डायलॉग हो रहा था तो इसके साइड इवेंट्स का भी आयोजन किया गया था बर्लिन में और वाशिंगटन डीसी में। तो बर्लिन और वाशिंगटन डीसी में साइड इवेंट्स का भी आयोजन किया गया था। क्लियर। और इसमें जो है कई जो पूर्व प्रधानमंत्री अन्य देशों के रहे हैं वो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन, जैसे कि स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री आए हुए थे, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट, इनकी भी उपस्थिति रही है। इसमें लगभग 90 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। 210 से अधिक वक्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। सिंगापुर में इसी प्रकार का एक संवाद होता है जिसको हम सांग्री ला संवाद कहते हैं, इसी से प्रभावित है रायसीना डायलॉग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा। तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे उस टॉपिक पर। देखिए जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय हमारे देश में जितनी भी रियासतें थी उसमें से 3 रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था। कौन कौन, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। बाद में क्या हुआ, आप जानते हैं कि इस समय तक जम्मू कश्मीर पे किसका शासन हुआ करता था। अच्छा हाँ, इससे पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का जो पहला उल्लेख मिलता है वो कल्हड़ की राज तरंगड़ी में मिलता है। फर्स्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ कश्मीर जो आया था वो आया था कल्हड़ की राज तरंगड़ी में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 1822 में गुलाब सिंह
राजा बनते हैं जम्मू कश्मीर के। उसके बाद रणवीर सिंह पावर में आते हैं जब डेथ हो जाती है 1857 में गुलाब सिंह की। और यहाँ आप देखेंगे फिर हरी सिंह बनते हैं 1925 में। और इन्हीं के समय में जो शासन था वो भारत के पास आया हुआ था कश्मीर का। अब देखिए, जब जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम भारत में ना शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है, तो 565 प्रिंसली स्टेट्स में से कहीं पर आपको देखिए संख्या में डिफरेंस आपको मिल सकता है, ठीक है, कहीं पर आपको 552 मिलेगा और मिलेगा कि 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई, 3 शामिल नहीं हुई हैं, ठीक। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मतलब कि जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुई। तो फाइनली क्या हुआ, देखिए उधर पाकिस्तान एक अलग षड्यंत्र रच रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया, 24 अक्टूबर मतलब अगस्त में हम आज़ाद हुए और सितंबर अक्टूबर मतलब कि 2 ही महीने लगभग हुए थे कि 2 ही महीने में उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। अब जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत से सहायता मांगी, लेकिन भारत क्यों मदद करता, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं और हम किसी ऐसे देश पर किस तरीके से हम आपके क्षेत्र में अपनी सेना भेज दें। तो जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। तब यहाँ पर क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया। और जो जम्मू कश्मीर था उसमें कौन कौन से मुद्दे, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इनका जो जुरिडिक्शन था वो भारत के क्षेत्र में आ गया। मतलब कि अभी पूरी तरह जम्मू कश्मीर भारत के अंडर में नहीं आया था, केवल 3 ही क्षेत्रों में था। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब जो बाह्य मुद्दे हैं, कम्युनिकेशन संचार है और रक्षा, इसकी जिम्मेदारी किसकी आ गई, भारत सरकार की आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में चला जाता है और उसके बाद से आज तक ये पेंडिंग है। अब यहीं पर आर्टिकल 370, बाकी आप 5 अगस्त 2019 की घटना जानते हैं। आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर हटा दिया गया और इसका जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। साथ में 35A क्लियर, तो और डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ही बहुत है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर यात्रा 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि 24 अप्रैल का जो दिन है वो किस रूप में मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में। तो इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने सांबा ज़िले के, कश्मीर के सांबा ज़िले के पल्ली पंचायत में वहीं से उन्होंने पूरे देश की ग्राम सभाओं को संबोधित किया है। एक बार आप ज़रा सा देख लीजिए मैप, जो जम्मू कश्मीर, आज जो जम्मू कश्मीर है वो कुछ इस प्रकार का है 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि एक लद्दाख पूरा बना दिया गया। और आप जानते हैं कि इधर अफ़गानिस्तान का जो इलाका है ये पीओके वाले हिस्से में पहले इस बाउंड्री किससे मिलती थी, जम्मू कश्मीर से मिलती थी, लेकिन अब इधर तक की बाउंड्री लद्दाख की आ गई पूरी, ठीक है। तो अब जो अफ़गानिस्तान है लगभग 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री इंडिया से लगती है वो पीओके वाला हिस्सा, वो अब जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, किससे लगती है, लद्दाख से लगती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सांबा क्षेत्र है वो यहाँ पर है। कई बार आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कि सांबा सेक्टर में लड़ाई हुई आतंकवादियों से, यहाँ पर, ठीक है, ये है सांबा, इधर है कठुआ और यहाँ पर जम्मू, ठीक, ये ध्यान रखना। और इस तरीके का अभी हमारा मैप हो चुका है। अब इसमें चलते हैं आगे। यहीं से पंचायती राज दिवस के अवसर पर सांबा जिले के पल्ली पंचायत से उन्होंने पूरे देश की ग्राम सभाओं को संबोधित किया और कई परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया। अब देखिए, इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में, लता मंगेशकर जी की डेथ हो चुकी है, आगे कहीं पर आएगा तो हम डिटेल में बात कर लेंगे, इनकी स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। किसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अब ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, हमें उसके बारे में जानना है। सबसे पहले बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग, एक बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 8.45 किलोमीटर है और इससे क्या होगा, जो यात्रा करने का टाइम है वो लगभग 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रतले जल विद्युत परियोजना। रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ध्यान रखना ये उद्घाटन नहीं है, शिलान्यास का मतलब अब निर्माण शुरू होगा। तो जो रतले जल विद्युत परियोजना है ये 850 मेगावाट की है और कहाँ बनाई जा रही है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी को स्टोर नहीं किया जाएगा या बहुत ही कम स्टोर किया जाएगा,
पानी का जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वार जल विद्युत परियोजना। क्वार जल विद्युत परियोजना, इसका भी शिलान्यास किया गया है। 540 मेगावाट की है। ये भी किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर ही निर्मित है। इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे और बेहतर किया जा सकेगा। ठीक है, तो वहाँ के लोगों का जो ईज ऑफ लिविंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उन्हें कुछ तो सुविधा और उनकी मजबूत हो पाएगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसका भी शिलान्यास किया गया है। मतलब अब निर्माण शुरू हो जाएगा। 669 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, अगर आप अभी कोशिश करेंगे कि दिल्ली से आप डायरेक्ट कटरा के लिए कोई ट्रेन पकड़ें तो बहुत ही कम ट्रेनें आपको मिलती हैं। तो ट्रैवल करना अभी उतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट आप किसी स्टेट से जाना चाहें जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो थोड़ी सी अभी कनेक्टिविटी का इशू है। तो उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमृत सरोवर। अमृत सरोवर नाम से ही कुछ ये लग रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि हमारे देश के जितने भी ज़िले हैं, देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और उनका कायाकल्प करना। आप जानते हैं कि आप अगर गांव में होंगे तो आप देखिएगा ज़रा कि जो आपके गांव में तालाब हुआ करते थे, कुएं हैं, आज वो क्या हो गए हैं, सब उन पर इंक्रोचमेंट कब्जा कर लिया गया है या वो पूरी तरह पट गए हैं। अब वो काम के नहीं रह गए। काम के नहीं रह गए कि मतलब लोगों ने ख़राब कर दिया उसको। और ये भी हम जानते हैं सच्चाई कि उनके बगैर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वो वाटर क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को। ठीक है, तो इसी क्रम में यह हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अमृत सरोवर नाम का ही ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका जो आकार होगा तालाब का वो कितना होगा, न्यूनतम 1 एकड़ तो होगा ही होगा, और इसकी जल धारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण और उनका कायाकल्प किया जाएगा। तो जो भी प्रगति प्रदर्शन होगा, मतलब तालाब का जब निर्माण होगा, कायाकल्प होगा, तो उस पर निगरानी भी तो रखनी होगी ना। तो उसको निगरानी रखने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल, ये देखिए BSAG-N, इसके द्वारा एक पोर्टल भी और ऐप भी बनाया गया है ताकि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसकी निगरानी की जा सके। क्लियर। और ये जो टारगेट है वो 15 अगस्त 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो भारत का पहला अमृत सरोवर है वो कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में। कहाँ पर? पटवाई। ये है रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर एक ज़िला है, वहाँ की ग्राम पंचायत पटवाई में बन करके तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है पल्ली पंचायत के बारे में। पल्ली जो पंचायत है वो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यहाँ पर देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सोलर प्लांट लगाया गया है। ये जो सोलर प्लांट है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 kV की है। अब समझिएगा, मतलब पल्ली पंचायत की जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी जो पूर्ति है वो किससे हो जाएगी, इस सोलर प्लांट से हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो फॉसिल्स फ्यूल हैं उनको बर्न नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन नहीं होगा। कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। ठीक है, या तो ये भी है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो इस सोलर पावर प्लांट से हो जा रही है। ठीक है, 340 घरों को स्वच्छ विद्युत और प्रकाश उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से। तो इस तरीके से जो पल्ली पंचायत है वो हमारे देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत सरकार ने तो टारगेट रखा ही है 2070 वाला कि कार्बन न्यूट्रल बनाना है इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि ये फ्यूचर, ये इसे कहते हैं कि भविष्य का ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, और इसका जो ऊष्मीयमान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत का पहला 99.9% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत किया है। अब हमें क्या चीज़ समझनी है, हमने जो पिछले हमारे वीडियोस थे वहाँ पर हमने देखा ही था, इसको भी समझ लेते हैं फिर से।
देखिए अभी ये जो संयंत्र है, चूँकि एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो अभी 10 किलो ही बना सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। बाद में 30 किलो तक डेली इतना प्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें जो हाइड्रोजन पैदा हो रही है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो उसके लिए एनर्जी आ रही है सौर संयंत्र से, सोलर पावर प्लांट से। 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, उसी से विद्युत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी से जो विद्युत प्राप्त होती है उसी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाया जा रहा है। अब समझिएगा इसे ग्रीन क्यों कहते हैं। ग्रीन क्यों कहते हैं, देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन आपको पर्यावरण में मुक्त रूप से नहीं मिलेगी, पहली चीज़, ठीक है। तो आती कहाँ से फिर है, तो आती है तो जहाँ पर हाइड्रोजन होगा, जैसे मीथेन है CH4, इसमें हाइड्रोजन के 4 अणु है ना, जैसे कि H2O जल है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन होता है वहाँ से निकालना होगा, बाकी आपको हाइड्रोजन मुक्त रूप में नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि इनको हाइड्रोजन को अलग करने के लिए यहाँ पर आप देखिए, या तो ये देखिए मीथेन है, यहाँ है ना मीथेन, इसके लिए हीट चाहिए होगा, बिना हीट के आप मीथेन से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ है जल, यहाँ पर जल का इस्तेमाल किया गया है, वाटर के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन को तो सक्ष ईंधन हम कह रहे हैं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं, वो तो कम होंगी। लेकिन अगर आप इन्हीं हाइड्रोजन को बनाने के लिए, एक तरफ आपने हाइड्रोजन बनाया और इसी हाइड्रोजन को बनाने के लिए अगर आपने फॉसिल्स फ्यूल का इस्तेमाल कर लिया, कोयला जला दिया, तो बात तो बराबर हो गई ना। जितना आप इधर चाहते थे कि ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाए, उतना ही ग्रीन हाउस गैसेस आपने इधर तो बढ़ा दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हाइड्रोजन के निर्माण में फॉसिल्स फ्यूल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर आप जो ग्रीन एनर्जी है, स्वच्छ ईंधन है, जैसे कि सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली एनर्जी है, उसका इस्तेमाल आप करेंगे, तब हाइड्रोजन को जलाना फ़ायदेमंद रहेगा। और यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। मतलब ऐसी हाइड्रोजन जिसको पैदा करने के लिए सोलर पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की गई है, या स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, फॉसिल्स फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसी आधार पे जो हाइड्रोजन है वो कई टाइप के हो सकते हैं। कुछ लो कार्बन वाले हैं जिनको हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, जीरो कार्बन वाले ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें जीरो कार्बन एमिट होता है। और यहाँ देखिए ग्रे हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन। देखिए क्या क्या है, ब्लू हाइड्रोजन जो होता है इसे मीथेन से बनाया जाता है। मीथेन से बना करके, जो मीथेन से बनाया गया, और इसमें जो भी CO2 एमिट होता है उसको कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। बावजूद इसके यहाँ पर लो कार्बन एमिट होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर जीरो कार्बन समझिएगा, ये पूरी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें जो इसको बनाया गया है वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कोई CO2 का एमिशन नहीं होता, इसीलिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ देखिए ग्रे हाइड्रोजन, इसको मीथेन से बनाया जाता है और इसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें CO2 जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। तो इसका तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि CO2 अगर आपने रिलीज़ कर दिया और एक तरफ आप हाइड्रोजन जला करके सोच रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करें, तो बहुत फ़ायदा थोड़ी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ हम दौड़ने जाते हैं, डेली 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर दौड़ के आते हैं, क्या खाएँगे, मैगी, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर। तो भैया जितनी एनर्जी आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, अगर उतनी ही कैलोरी आप लेते रहेंगे तो क्या वेट लॉस होगा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वही बात हो गई। और यहाँ देखिए ब्राउन हाइड्रोजन, ये भी इसे कोल से बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, CO2 को एमिट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, ये है ब्राउन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो हाइड्रोजन है वो कौन सी है, ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाना। अगर आप मुझे 1 मिनट अपना वक्त दे सकते हैं तो प्लीज़ लिंक को कॉपी करके कहीं भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी ग्रुप में आप हैं जहाँ पर परमिशन हो शेयर करने की, तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।